हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 14 अक्टूबर 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए जीएस और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं जो कि सिर्फ 599 रुपीज़ में है फॉर द फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो जल्द से जल्द आप इसको एनरोल कर लें। टोटल 51 टेस्ट इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। और अलग अलग जो टेस्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कितने कितने टेस्ट रहेंगे। और 15 अक्टूबर यानी कि कल से जो है वो इस टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द इसको एनरोल कर लें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई डाउट होता है तो यहाँ पर एक नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ 9150449990, ठीक है। इस नंबर पर जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर होती है तो, ठीक है। और साथ ही साथ 2 नवंबर से हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का बैच भी शुरू हो रहा है, ओनली एट 1199 रुपीज़। इसमें भी जो बैच की स्ट्रेंथ है उसको 50 स्टूडेंट्स तक के लिए लिमिट किया गया है ना, सो दैट कि एक प्रॉपर अटेंशन जो है वो हर स्टूडेंट्स को दी जा सके। तो अगर आप लोग इसको भी एनरोल करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इन दोनों ही कोर्सेज़ के जो लिंक हैं, टेस्ट सीरीज़ के और इस कोर्स का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप इनको हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू या फिर जो हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू भी इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द इनको आप लोग एनरोल कर लें क्योंकि जैसे ही इनमें सीट्स भरेंगी तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो दिस इज़ आवर न्यूज़पेपर फॉर द डे। और अगर आज की हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है फ्रंट पेज पर वो बात कर रहा है अबाउट दिस कि ईपीएफओ जो है, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अलाउज 100% विड्रॉल ऑफ एलिजिबल बैलेंस, ठीक है। एलिजिबल बैलेंस के 100% विड्रॉल को ये अलाउ कर रहा है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या बात है, ईजेस द कॉर्पस एक्सेस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है in a significant change in the withdrawal conditions for over 30 करोड़ members of the EPFO, ठीक है। EPFO के जो 30 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स हैं उनके लिए विड्रॉल कंडीशंस में यानी कि जो पैसा निकासी करते हैं उनकी शर्तों पे, उनकी कंडीशंस में एक महत्वपूर्ण बदलाव या सिग्निफिकेंट चेंज किया गया है। ये बेसिकली आपको पता है कि ईपीएफओ को रिटायरमेंट फंड बॉडी कहा जाता है। तो इसका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, ठीक है, इसकी एक मीटिंग हुई है कल, दैट इज़ 238 मीटिंग। उसमें बेसिकली ये कहा है कि जो फंड ड्रॉ करने की या जो फंड को विड्रॉ करने के लिए कैटेगरीज हैं वो सिर्फ अब 3 कैटेगरीज यहाँ पर रखी हैं, ठीक है। पहले ये 13 कैटेगरीज हुआ करती थी, अब यहाँ पर सिर्फ इसको 3 कैटेगरी में जो है वो स्ट्रीमलाइन किया गया है या आप कह सकते हैं कि कम किया गया है। और ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक है एसेंशियल नीड्स। एसेंशियल नीड्स में आपका इलनेस है, एजुकेशन है और मैरिज है। तीसरा है हाउसिंग नीड्स और चौथा है, और सॉरी, दो मतलब एक इन एसेंशियल नीड्स की एक कैटेगरी है, उसके अंदर ये 3 इसके सब कंपोनेंट है, वन इज़ इलनेस, वन इज़ एजुकेशन एंड वन इज़ मैरिज। दूसरा है हाउसिंग नीड्स और तीसरी कंडीशन जो है वो क्या है, या तीसरी कैटेगरी जो है दैट इज़ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि विड्रॉल के लिए जो कैटेगरीज हैं वो सिर्फ 3 कर दी गई हैं। पहले ये कुल मिला के कितनी हुआ करती थी, 13, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेज पर इसको कंटिन्यू किया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जो अभी की कैटेगरीज होती थी वो 13 थी, उसमें से उसको 3 कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें यह भी है कि विड्रॉल लिमिट्स हैव नाउ बीन ईज्ड विद एजुकेशन विड्रॉल्स अलाउड अप टू 10 टाइम्स, ठीक है। यानी कि 10 बार तक अगर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप 10 बार पैसा जो है उससे विड्रॉ कर सकते हैं। मैरिज के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो आप 5 बार कर सकते हैं ड्यूरिंग द मेंबरशिप, ठीक है। मेंबरशिप के लिए मतलब जब तक आप ईपीएफओ के मेंबर हैं तब तक अगर आपको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो 10 बार निकाल सकते हैं, मैरिज के लिए चाहिए तो 5 बार निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तक बेसिकली क्या होता था कि जो एग्जिस्टिंग लिमिट थी वो 3 पार्शियल विड्रॉल्स की थी फॉर मैरिज एंड एजुकेशन कंबाइंड, यानी कि एजुकेशन और मैरिज के लिए मिला के आप सिर्फ 3 बार पैसा निकाल सकते थे, ठीक है। और वो भी पार्शियल विड्रॉल्स था, ठीक है। अब उसको आप 100% विड्रॉल भी कर सकते हैं और उसकी जो लिमिट्स हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज़ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कैटेगरी। इसमें मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ईपीएफ मेंबर्स कैन नाउ अप्लाई फॉर विड्रॉल्स विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीजन
as against the earlier requirement to clarify the reasons for partial withdrawals such as natural calamity, lockouts or closure of establishment, continuous employment, outbreak of epidemic एक्सेट्रा। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आप पार्शियल विड्रॉल भी करते थे तो आपको उसका कारण बताना होता था कि क्यों आप पैसा अपना निकाल रहे हैं। ठीक है, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, है ना, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप पैसा निकाल लें, या आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है या कोई बिजनेस वगैरह है वो बंद हो चुका है ना, काफ़ी लंबे समय से ऐसा हो सकता है कि आप बेरोज़गार हैं, ठीक है, या फिर कोई बीमारी हो गई है, एपिडेमिक कोई हो गया है तो उसकी वजह से आप पैसा निकाल रहे हैं। ये पहले क्लियरली मेंशन करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ईपीएफ मेंबर्स कैन नाउ अप्लाई फॉर विड्रॉल्स विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीज़न। ठीक है, आप बिना किसी कारण बताओ, मतलब बिना किसी कारण बताए आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कैटेगरी। ठीक है, बात समझ गए आप। विच वुड ऑफन रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स। बेसिकली पहले ऐसा होता था कि ये इस तरह के कारण बताने होते थे और उसमें भी कई बार ऐसा होता था कि जो क्लेम्स है वो रिजेक्ट हो जाते थे, है ना। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि इस तरीके के जो स्पेशल क्लेम्स है विल बी अलाउड ट्वाइस एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में आप 2 बार इस तरीके के क्लेम्स जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बोर्ड है, अच्छा पहली बात तो ये ध्यान रखेगा कि ईपीएफ जो है वो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, दैट इज़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, है ना। तो उसका जो बोर्ड है उसने यहाँ पर एक और चीज़ अप्रूव की है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम सर्विस पीरियड टू विड्रॉ फंड्स। ठीक है, यानी कि आपको, मतलब कितने, अगर आपको फंड्स विड्रॉ करने हैं तो उसके लिए मिनिमम सर्विस पीरियड की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, टू 12 मंथ्स, इसको कम करके 12 महीने कर दिया गया है। फ्रॉम मिनिमम 5 ईयर्स फॉर हाउसिंग, मिनिमम 7 ईयर्स फॉर एजुकेशन एंड मैरिज एंड एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस फॉर अदर विड्रॉल्स। ठीक है, यानी कि 12 महीने से, मतलब 12 महीने इसकी मिनिमम कंडीशन है, लेकिन शादी, अगर आपको हाउसिंग के लिए पैसा निकालना है तो 5 साल मिनिमम सर्विस पीरियड होना चाहिए, है ना। और अगर हम बात करें एजुकेशन की तो 7 साल, और एजुकेशन और मैरिज के लिए, ठीक है, और बाकी एट एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस फॉर अदर विड्रॉल्स, और अगर अदर विड्रॉल्स के लिए आप कभी भी अपने ड्यूरिंग द सर्विस पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि ईपीएफ मेंबर्स विल नाउ बी एबल टू विड्रॉ अप टू 100% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस इन द पीएफ इंक्लूडिंग एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर फ्रॉम द ईपीएफओ। ठीक है, आपके अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में जितना भी पैसा है, जो भी एलिजिबल बैलेंस है, उसका 100% तक जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि ईपीएफ मेंबर्स हाउएवर वुड बी रिक्वायर्ड टू एयर मार्क 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशंस इन देयर अकाउंट एज द मिनिमम बैलेंस दैट दे वुड नीड टू मेंटेन एट ऑल टाइम्स। ठीक है, 25% पैसा जो है, जो कंट्रीब्यूशंस का 25% पैसा है वो अकाउंट में मेंटेन करना होगा। ठीक है, और ये बेसिकली इसलिए किया गया है सो दैट कि फ्यूचर के टाइम में, मतलब एक तो आपको 8.5 का इसमें इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा ये भी फ़ायदा होगा कि वो रिटायरमेंट के लिए आपके कुछ पैसा उसमें बचेगा, तो इसलिए ये जो 25% की एक रिक्वायरमेंट रखी गई है ये इसलिए है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई है, एक स्कीम भी लॉन्च की है, दैट इज़ विश्वास स्कीम। ठीक है, विश्वास स्कीम इसलिए लॉन्च की गई है टू रिड्यूस लिटिगेशन थ्रू रैशनलाइज्ड पेनल डैमेजेस फॉर बिलेटेड रेमिटेंसेज ऑफ पीएफ ड्यूज। ठीक है, यानी कि होता क्या है कि जैसे एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो ये होती है, मतलब जो एम्प्लॉयर की तरफ से ड्यूज़ वगैरह हैं वो सही समय पर नहीं आ पाते, तो उसमें पहले क्या होता था कि सज़ा वगैरह होती थी, तो उसको अब चेंज करके इन्होंने पेनल्टी का यहाँ पर प्रावधान रखा है। ठीक है, अंडर द विश्वास स्कीम द रेट ऑफ पेनल डैमेजेस विल बी रिड्यूस टू अ फ्लैट ऑफ 1% पर मंथ। ठीक है, हर महीने जो है वो 1% का इसमें पेनल्टी लगेगी, एक्सेप्ट फॉर अ ग्रेडेड पेमेंट रेट ऑफ 0.25% फॉर डिफॉल्ट अप टू 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने तक अगर डिफॉल्ट करते हैं तो 0.25% पर मंथ। ठीक है, पर मंथ मतलब उस वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड 0.5% फॉर डिफॉल्ट अप टू 4 मंथ्स, और 4 मंथ्स तक डिफॉल्ट करते हैं तो 0.5% का ग्रेडेड पेनल्टी रहेगी। ग्रेडेड मतलब वो बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एट प्रेजेंट जो इक्विटी एलोकेशन ऑफ द ईपीएफओ है वो 15% ऑफ द फ्रेश एक्विजिशन है, मतलब जो फ्रेश पैसा आता है ना, 15% वो है। ईपीएफओ जो है वो लगभग 45 से 65% जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, 20 से 45% जो है वो कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट करता है, एंड इट कैन इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 20% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विच कैन गो अप टू 45%। ठीक है, मिनिमम 20% जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, और मैक्सिमम 45% तक वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, सॉरी, इसमें, हाँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में जो है वो कर सकता है। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी एक तरीके से क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही है ना। और 65 से
15 से 45 से 65% जो है ये सरकारी बॉन्ड्स में जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है। सरकारी बॉन्ड्स कंपेयर टू दी कॉरपोरेट बॉन्ड्स थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है ना। आई होप बात क्लियर है। चलिए, तो इस चीज़ में जो जो नई बातें हुई हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीच के पेज में ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है, तो सीधे मैं आपको एक्सप्लेन पेज पर ले चलता हूँ। वहाँ पर हम लोग दो आर्टिकल्स देखेंगे। एक आर्टिकल बेसिकली है, अच्छा एक ये शर्मल शेख में जो आर्टिकल दिया गया है वो मैं आपको जो है वो दूंगा, ठीक है, शेयर करूँगा आपके साथ, इसको पढ़िएगा। आपको पता है कि गाज़ा को लेकर जो ये 2 साल का कन्फ्लिक्ट रहा है गाज़ा में, इसके एंड को लेकर यहाँ पर एक डिस्कशन हुए हैं, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन वो नहीं गए। जो MOS हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, वो यहाँ पर गए हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो ये एक बार शर्मल शेख के बारे में और इसमें यहाँ पर कौन कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वो दिया गया, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिलहाल बात करते हैं, इकोनॉमी का आर्टिकल है, और इकोनॉमी का आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। कल नोबेल प्राइज़ यहाँ पर अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो इस साल के सारे नोबेल प्राइज़ हो चुके हैं, दिस इज़ द लास्ट वन, और इसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हम सारे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो किस चीज़ के लिए दिया गया है ना, और किन को दिया गया वो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी है ऑफ साइंस, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ठीक है, देखिए जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, इन्होंने अवार्ड किया है द स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, ठीक है। इसी को बेसिकली मतलब ये ऑफिशियल नेम है जो इकोनॉमिक्स का नोबल दिया जाता है उसमें, इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल 2025। और किन को दिया गया है, दैट इज़ जॉयल, थोड़ा सा उसको मैं और जूम करूँ, ठीक है, आई होप इतना ठीक है, ठीक है। किन 3 लोगों को मिला है, दैट इज़ जॉयल मॉकर, फिलिपे एगियन एंड पीटर हॉविट, ठीक है। और किस लिए मिला है, फॉर हैविंग एक्सप्लेन द इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इन्होंने ये समझाया है कि कैसे इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, उसकी बात इन्होंने ये की है, ठीक है। इस अवार्ड में जो है वो इन तीनों लोगों को मिला के 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिला है। आधा प्राइस जो है, हाफ ऑफ द प्राइज मनी विल गो टू दिस जॉयल मॉकियर, और बाकी जो रिमेनिंग हाफ है वो फिलिपे एगियन और पीटर हॉविट के बीच में डिवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि ये मॉकियर ने अलग काम किया है और इन दोनों ने, एगियन और हिविट ने अलग काम किया है, तो दोनों को अलग अलग रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, मॉकियर एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन रहे हैं, इनको नोबल मिला है फॉर हिज वर्क दैट यूज्ड हिस्टोरिकल सोर्सेज टू अनकवर द कॉजेज ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया में जो सस्टेनेबल ग्रोथ हुई है उसके कारणों के लिए, मतलब उसके कारणों को समझाने के लिए इन्होंने हिस्टोरिकल सोर्सेज का यूज़ किया है, ठीक है। और वहीं जो एगियन और होविट है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, मतलब इनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर देयर मैथमेटिकल मॉडल विच इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू द पास्ट एनालाइज्ड हाउ इंडिविजुअल्स डिसीजन एंड कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एट द लेवल ऑफ फर्म्स कैन लीड टू स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ एट द नेशनल लेवल। इन्होंने बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है और उसमें इन्होंने ये कहा है कि कैसे जो इंडिविजुअल डिसीजंस लिए जाते हैं और फर्म्स के लेवल पर जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं या जो इंडिविजुअल डिसीजंस लिए जाते हैं, इससे कैसे पूरे देश स्तर पर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, एंड दैट टू अ स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसकी बात इन्होंने की है, ठीक है। इन्होंने मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ किया है और उन्होंने हिस्टोरिकल सोर्सेज का यूज़ करके सस्टेन ग्रोथ इन द वर्ल्ड के कारणों के बारे में बताया है। द कॉमनलिटी ले इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्लेन वाई ह्यूमन्स हैव मैनेज्ड टू अचीव सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ over the past 2 centuries when for most of human history economic stagnation was the norm, ठीक है। इन दोनों लोगों ने एक बात, मतलब जो कॉमन है इनकी बातों में, वो ये है कि पिछले 2 सेंचुरीज़ में कैसे जो है वो हम सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाए हैं, ठीक है। अचीव करने को हमने मैनेज किया है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप इकोनॉमिक मतलब जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसको देखेंगे तो वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेग्नेशन एक नॉर्मल बात हुआ करती थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक कर्व दिखाऊं, जो ये जॉयल मॉकियर ने जिसकी बात की है, तो इनका ये कहना है कि शुरुआत से लेकर अगर आप यहाँ तक देखेंगे इस कर्व को, तो लगभग या आप यहाँ तक अगर बात करें तो लगभग आपको ये एक स्टेग्नेटेड कर्व दिख रहा है। स्टेग्नेटेड कर्व का मतलब है कि जीडीपी पर कैपिटा जो है वो आप देख सकते हैं कि लगभग स्टेग्नेट है ना।
उसके बाद फिर ये ऊपर को बढ़नी शुरू हुई है। तो लगभग पिछले 2 शताब्दियों में, या आप कह सकते हैं कि 1800 के बाद से ही ये चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। ठीक है, तो इसी को इन्होंने यहाँ पर, इसी का कारण इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इन्हीं की अगर हम बात करें तो दीज डेज देयर इज हार्डली अ डिबेट दैट डज नॉट रेफरेंस अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आज के समय में कोई भी ऐसा डिबेट नहीं है जिसमें देशों के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका रेफरेंस ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने चाइना और इंडिया की बात की है कि दीज कंट्रीज हैव ग्रोन एट मोर देन 7% फॉर डिकेड नाउ। ठीक है, मतलब पिछले कई दशकों से ऐसा हो रहा है कि भारत और चाइना जैसे जो देश हैं वो 7% से ज़्यादा की ग्रोथ कर रहे हैं। और कई सारे लोग जो हैं, मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ लोग पर्सन जो हैं वो गरीबी से बाहर भी आए हैं। ठीक है, however fast economic growth of this kind has not only been absent for most of the human history, in fact it has been unheard of। ठीक है, मतलब फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरीके की जो 7% की ग्रोथ ये बता रहे हैं, है ना, वो आज तक की जो ह्यूमन हिस्ट्री रही है, जो मानव इतिहास रहा है, उसमें ना तो उसके बारे में कभी सुना गया और ना कभी इस तरीके का जो ग्रोथ है वो देखी गई है पास्ट में। ठीक है, चार्ट 1 का वही जिक्र है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। इसमें यह बताया गया है कि द नॉर्म हैज़ बीन इकोनॉमिक स्टेगनेशन। नॉर्म क्या हुआ करता था? इकोनॉमिक स्टेगनेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे थे लेकिन उसके बाद भी इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से स्टेगनेंट बनी हुई थी। तो पिछले 200 सालों में ऐसा क्या चेंज हुआ कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो न्यू नॉर्मल बन गया। ठीक है, तो इसी को उन्होंने समझाया है अपनी हिस्टोरिकल रिसर्च के थ्रू। उन्होंने समझाया है कि दैट प्रायर टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वॉज प्राइमरीली बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या था कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था वो प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज के ऊपर बेस्ड था। यानी कि पीपल ऑफन न्यू हाउ थिंग्स वर्कड बट दे डिड नॉट हैव द आंसर टू वाई थिंग्स वर्कड। ठीक है, मतलब लोगों को ये तो पता था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है, हाउ थिंग्स वर्कड, लेकिन ये नहीं पता था कि वाई थिंग्स वर्कड, कि क्यों काम करती हैं, ये नहीं पता था। ठीक है, इसी को इन्होंने बेसिकली कहा है प्रपोजिशनल नॉलेज। ठीक, लेकिन 16th और 17th सेंचुरीज में ये चीज़ें बदलती हैं जब वर्ल्ड में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता है एज पार्ट ऑफ द एनलाइटनमेंट। ठीक है, मोकियर के अनुसार साइंटिस्ट बिगेन टू इंसिस्ट अपॉन प्रिसाइज मेजरमेंट मेथड्स। साइंटिस्ट ने इस तरीके के जो प्रिसाइज मेजरमेंट मेथड्स हैं उनके ऊपर जोर देना शुरू किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स जो है वो लेके आए। तो इससे दिस लेड टू दी हाउ एंड वाई क्वेरीज, कि हाउ वाली क्वेरी भी और वाई वाली क्वेरी भी ये जो है वो आंसर होने लगी। ठीक है, कि कोई चीज़ काम कर रही है तो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है ना, कैसे कर रही है तो ये पहले भी था लेकिन क्यों कर रही है उसका नहीं पता था। तो वो चीज़ों से फिर यूज़फुल नॉलेज निकलनी शुरू हुई। जैसे कि अगर हम बात करें स्टीम इंजन जो है ना, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स वैक्यूम्स के बारे में डिटेल में पता लगने लगा तो स्टीम इंजन जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होने शुरू हुए। ठीक है, जब स्टील प्रोडक्शन में एडवांसमेंट्स हुए तो कैसे हुए वो? वर्ड मेड ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ऑक्सीजन रिड्यूसेस द कार्बन कंटेंट ऑफ मोल्टन पिग आयरन। ठीक है, जब इस बात की जानकारी मिली या इस बात की समझ पैदा हुई कि जो मोल्टन पिग आयरन है ऑक्सीजन उसको कैसे रिड्यूस करता है, उसके कार्बन कंटेंट को। ठीक है, तब जाके जो है वो स्टील प्रोडक्शन में भी एडवांसमेंट्स होने शुरू हुए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कन्फ्लुएंस हुआ हाउ एंड वाई का was also not enough to propel the world on the path of sustained economic growth। ठीक है, लेकिन ये जो हाउ और वाई का कन्फ्लुएंस था कि हाउ और वाई दोनों का आंसर मिल गया, लेकिन ये फिर भी पर्याप्त नहीं था कि दुनिया को एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर चलाने के लिए। जो लास्ट पीस ऑफ द पजल है मोकियर के अनुसार वो क्या था? सोसाइटीज ओपननेस टू चेंज एंड अनदर की एट्रीब्यूट ऑफ द एनलाइटनमेंट, कि सोसाइटीज जो हैं वो बदलने को तैयार हुई। ठीक है, ओपननेस टू चेंज का मतलब वही है कि सोसाइटी या सोसाइटी के जो लोग हैं वो बदलने को तैयार हुए, तब जाके ये जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आ पाई। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज से जो ग्रोथ है उससे विनर्स और लूजर्स दोनों ही प्रोड्यूस हुए। अनलेस अ सोसाइटी इज विलिंग टू एक्सेप्ट दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इस टर्म को जो है वो दिया था जोसेफ शम्पीटर ने 1942 में। ठीक है, द वर्ड वॉज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, चेंज विल नॉट हैपन। मतलब इनका ये कहना था कि जब तक सोसाइटी जो है वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और मोकियर ने यही पाया कि ये जो एक्सेप्टेंस है इसी की वजह से क्रिटिकल डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपका
मोकियर का जो कंट्रीब्यूशन था वो हो गया। इसके बाद एगियन और होविट की अगर हम बात करें तो इनका जो इन्होंने भी इसी तरीके के सेम क्वेश्चन या फिनोमेना को टैकल किया कि हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लेड टू सस्टेन ग्रोथ, कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से सस्टेनेबल ग्रोथ आई है। लेकिन इनकी अप्रोच जो है वो थोड़ा सा अलग थी। इन्होंने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का या हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ ना करते हुए इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमी को स्टडी किया और ये पाया कि अंडर द काम वाटर्स ऑफ स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एट द नेशनल लेवल ले आ लॉट ऑफ अपहीवल एट द फर्म लेवल। तो इन्होंने ये पाया कि जो नेशनल लेवल पर एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का आपको काम वाटर दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर से जो पानी काफ़ी शांत दिखाई दे रहा है उसके नीचे, ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहा है, वो एक तरीके से काम वाटर हो गया। उसके नीचे जो है वो फर्म लेवल पर काफ़ी ज़्यादा क्या है, अपहीवल है, उठापटक है, ठीक है, उथल पुथल है। जैसे उन्होंने कहा कि यूएस में ओवर 10% ऑफ ऑल कंपनीज गो आउट ऑफ बिजनेस एवरी ईयर एंड जस्ट एज मेनी आर स्टार्टेड। ठीक है, अमेरिका में हर साल 10% के आसपास कंपनियां या उससे ज़्यादा 10% से ज़्यादा कंपनियां जो है वो हर साल बंद होती है और इतनी ही जो है वो हर साल शुरू होती है। ठीक है, अमंग द रिमेनिंग बिजनेसेस आर लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स आर क्रिएटेड और डिसअपियर एवरी ईयर। ठीक है, बाकी बिजनेसेस में भी कई सारी जॉब्स जो हैं वो हर साल पैदा होती हैं फिर खत्म हो जाती है। वाइल दीज नंबर्स में वेरी द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द सेम इन अदर इकोनॉमीज। ठीक है, हालांकि ये नंबर जो है वो वेरी कर सकता है लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न है वो बाकी देशों में भी ऐसा ही था। ठीक है, इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया था इन द शेप ऑफ अ पेपर 1992 में। तो एगियन और होविट ने ये दिखाया कि हाउ दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है वो कैसे आया वाइल लुकिंग मैसिवली अपसेटिंग द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी कुड ले द फाउंडेशंस ऑफ स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। कि मतलब इस तरीके के जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है वो एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन कैसे उनसे स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ या आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो आती है। ठीक है, अब इनका ये कहना है कि इमेजिन एन इकोनॉमी वेयर द रूल्स आर सच दैट कंपनीज विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी कैन टेक आउट पेटेंट्स ऑन देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर इस तरीके के नियम है, रूल्स हैं कि जो कंपनीज जिनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या कर सकती हैं, पेटेंट्स निकाल सकती हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन फ्रॉम पेटेंट्स कैन क्रिएट अ मोनोपोली दैट क्रिएट प्रॉफिट्स एंड पेज फॉर द प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि किसी प्रोडक्ट के लिए अगर किसी कंपनी के पास पेटेंट है तो उसकी तो मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट वही कंपनी बना पाएगी, तो उससे उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्ट को बनाने की उसके लिए वो पे कर सकते हैं, है ना। हाउएवर पेटेंट ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन बट नॉट फ्रॉम अनदर कंपनी मेकिंग अ न्यू पेटेंटेबल इनोवेशन। अब पेटेंट करने से आप कंपटीशन को तो रोक सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास अगर किसी प्रोडक्ट को लेकर पेटेंट है तो दूसरी कंपनी उसी सेम प्रोडक्ट को तो नहीं बना सकती, लेकिन तो उससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट को लेकर तो कंपटीशन कम हो गया, है ना। एक कंपनी जिसके पास पेटेंट है उसके पास मोनोपोली आ गई, लेकिन आप किसी दूसरी कंपनी को कोई दूसरा इनोवेशन वाला प्रोडक्ट बनाने से थोड़ी रोक सकते हैं। हो सकता है वो कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दे, उसका पेटेंट वो करा ले तो उसके पास मोनोपोली आ जाएगी, है ना। तो इससे होगा क्या, इससे जो है वो और कंपनीज को इंसेंटिव मिलेगा compete करने के लिए एंड आउट इनोवेट इन बिट टू क्रिएट मोनोपोलीज एंड प्रॉफिट्स। तो दूसरी कंपनी भी चाहेगी कि वो भी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ले, उसका पेटेंट उसको मिल जाए तो उसकी मोनोपोली हो जाए, उसका प्रॉफिट हो जाए। तो इससे होगा क्या, एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, हालांकि एक प्रोडक्ट को लेकर कंपटीशन नहीं है बट आपस में ओवरऑल तो आप कह सकते हैं ना कि कंपनीज के बीच में कंपटीशन होगा। समझ पा रहे हैं बात। अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि जो कंपनीज को R&D के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कहाँ से आता है, हाउस होल्ड की सेविंग से। हाउ मच हाउस होल्ड सेव इन टर्न डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब देखो हाउस होल्ड की सेविंग से कंपनीज के इन्वेस्टमेंट, कंपनीज के R&D के इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कैसे आता है कि कंपनीज को R&D करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि हाउस होल्ड जितना पैसा सेव करेंगे, ठीक है, उतना ही पैसा वो एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी की चीज़ों में खर्च करेंगे, खरीदने में। और कंपनी की चीज़ों में वो जितना पैसा खर्च करेंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जितना पैसा वो खर्च करेंगे सामान खरीदने में तो कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो R&D में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है देखने का इसको।
दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हाउस होल्ड्स की जो सेविंग है ना, मतलब जो इंडिविजुअल्स की सेविंग्स है वो पैसा कहाँ सेव करके रखेंगे, बैंक्स में। और बैंक में पैसा अगर ज़्यादा होगा तो बैंक जो है वो कंपनीज को कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे सकता है ना। तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंपनीज लोन वगैरह ले सकती हैं। तो ये भी एक दूसरा नज़रिया है इसको देखने का। अब हाउस होल्ड जो है वो कितना सेव करते हैं वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, है ना। बैंक्स वगैरह में आदमी पैसा ज़्यादा कब रखता है, जब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो। अगर इंटरेस्ट कम मिलेगा तो वो पैसा कम रखेगा बैंक में। और इसकी वजह से जो है दैट इन टर्न इज अफेक्टेड बाय द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से ये चीज़ें इफेक्ट होती हैं। प्रोडक्शन, R&D, द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड हाउस होल्ड सेविंग्स, ये इसलिए आपस में क्या है, दे आर लिंक्ड। एगियन और होबिट का जो मॉडल है वो द फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल फॉर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन टू हैव जनरल इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हेन ऑल दीज डिफरेंट मार्केट्स आर इन बैलेंस। जब ये सारे के सारे जो मार्केट्स हैं, यानी कि प्रोडक्शन, R&D, फाइनेंशियल मार्केट्स, हाउस होल्ड सेविंग, जब ये सारे के सारे क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या हो रहा है, उस समय क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उस तरीके का कंपटीशन जो है वो पैदा हो रहा है। ठीक है, इसकी पॉलिसी इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो द वर्क ऑफ द न्यूली मिंटेड नोबल लॉरेट्स लाई एट द हार्ट ऑफ मेनी ऑफ द बर्निंग डिबेट्स एट प्रेजेंट। ठीक है, मतलब ये जो उन्होंने नई बात यहाँ पर कही है उसके लाइज एट द हार्ट ऑफ मेनी ऑफ द बर्निंग डिबेट्स एट प्रेजेंट, यानी कि आज के डेट में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, ठीक है, वो क्या है, जैसे कि शुड गवर्नमेंट सब्सिडाइज R&D इन कंपनीज, कि क्या सरकार जो है उसको कंपनीज में होने वाले R&D को सब्सिडाइज करना चाहिए, मतलब सरकार को पैसा वगैरह देना चाहिए, है ना, कम ग्रांट ग्रांट वगैरह देनी चाहिए, लोन्स कम इंटरेस्ट पे देना चाहिए। वुड दैट हेल्प द सोसाइटी और द कंपनी और द सोसाइटी और द कंपनी दैट आउट इनोवेट्स द फर्स्ट कंपनी। तो क्या इससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा या कंपनी को फ़ायदा होगा या किसी ऐसी कंपनी को फ़ायदा होगा जो पहली कंपनी को इनोवेशन में बीट कर दे। अनदर इफ नॉट एन ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन इज whether government should subsidize social welfare and create a social welfare net to ensure the society does not lose its openness to change। तो एक और सवाल ये है कि क्या सरकार को जो है वो सोशल वेलफेयर सब्सिडाइज करना चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट बनाना चाहिए, ताकि जो सरकार जो सोसाइटी है वो अपना ओपननेस टू चेंज को लूज़ ना करे, क्योंकि ओपननेस टू चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ओपन टू चेंज नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू चेंज एनीथिंग। ठीक है, जब तक आप बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप कुछ बदल भी नहीं सकते। आई होप बात क्लियर है ना। तो इसलिए ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल है और इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि अभी हमने सारे के सारे नोबेल प्राइज़ का जो है वो जिक्र कर लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और आर्टिकल है, यहाँ पर इसको हम बात करते हैं कि वाई यूनेस्कोज न्यू वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स मैटर्स। देखो यहाँ पर ये लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब भी हमारा कोई कल्चरल ऑब्जेक्ट, कोई सांस्कृतिक वस्तु चोरी हो जाती है तो वी लूज़ अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, तो हमारी जो पहचान है उसका एक हिस्सा जो है वो खो जाता है। लर्निंग अबाउट दिस मिसिंग ऑब्जेक्ट्स इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स देयर रिकवरी। और उन चीज़ों के बारे में जानना, सीखना, ये एक पहला कदम है उनकी रिकवरी को लेकर। ठीक है, ये बेसिकली यूनेस्को का जो नया वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स लॉन्च हुआ है उसका इंट्रोडक्टरी नोट ये कहता है। ठीक है, म्यूजियम जो है वो लॉन्च हुआ है लास्ट मंथ एट यूनेस्कोज मोंडिया कल्ट कॉन्फ्रेंस। ये इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है विच रिकनेक्ट्स कम्युनिटीज विद देयर स्टोलन कल्चरल ट्रेजर्स। ठीक है, मतलब ये ऐसी कम्युनिटीज़ को जिनके कल्चरल ट्रेजर्स खो चुके हैं, उन कम्युनिटीज़ को उन ट्रेजर से मिलाता है। ठीक है, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। एंड सीक्स टू कन्फ्रंट द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ हेरिटेज आइटम्स पर्टिकुलरली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। और ये बेसिकली जो हेरिटेज आइटम्स की इलीगल ट्रैफिकिंग हुई है, ठीक है, और जनरली कॉलोनियलिज्म की वजह से, तो उसको ये उसका विरोध करता है, उसके कन्फ्रंट करता है, उसके सामने खड़ा होता है। ठीक है, द म्यूजियम कलेक्शन, ये जो डिजिटल म्यूजियम है ये करेंटली डिस्प्ले करता है अबाउट 240 मिसिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 46 कंट्रीज। और आने वाले समय में ये नंबर बढ़ेगा भी और कम भी होगा। बढ़ेगा कैसे कि और चीज़ों की जानकारी मिलेंगी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो चोरी हुई हैं या मिसिंग है, तो चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन धीमे धीमे क्या होगा कि ये जो
म्यूज़ियम है वो खुद को खाली भी करेगा। खाली कैसे करेगा कि जो चीज़ें किसी की खो गई हैं, है ना, तो वो रिकवर हो जाएंगी, वो कंट्रीज ऑफ ओरिजिन को वापस कर दी जाएंगी, तो फिर वो वहाँ से हट जाएंगी। ठीक है। अब इसमें ये लिखा गया है कि कुछ ऐसे आइटम्स की जो चोरी हुए हैं या मिसिंग है, उनकी इमेजेस इतनी कम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके स्पिनेबल डिजिटल वर्जन्स उनके बनाए गए हैं। यूज़र्स जो हैं वो म्यूज़ियम के डिज़ाइन को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरेक्टिव टूल्स और डिजिटाइज्ड ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं ऑन देयर डिवाइसेस और वाया द डेडिकेटेड स्क्रीन्स एट द मोंडिया कल्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मतलब आप खुद के डिवाइस पर भी या वहाँ पर जो डेडिकेटेड स्क्रीन्स लगाई गई हैं उसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज विनर दैट इज फ्रांसिस कैरे हैज़ डिजाइन द वर्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ अ बायोबाब ट्री। ठीक है, एक बायोबाब ट्री के फॉर्म में इन्होंने जो है वो वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, और ये बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक स्ट्रेंथ का सिंबल होता है बायोबाब ट्री। ठीक है, इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आप डिफरेंट रूम्स तक जाएंगे, जो कि स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स गैलरी है, ऑडिटोरियम है, एंड द रिटर्न एंड रेस्टिट्यूशन रूम। ठीक है, जहाँ पर आप एनिमल फॉसिल से लेकर स्टैचूज ऑफ आइडल्स, पेंटिंग्स, ठीक है, जिनको आप नेम, मटेरियल, फंक्शन या कलर इन सबसे सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टेस्टिमनीज भी दी गई हैं फ्रॉम द अफेक्टेड कम्युनिटीज़, मतलब जिनका सामान चोरी हुआ है, जिनके इस तरीके के कल्चरल ट्रेजर्स चोरी हुए हैं, उनकी टेस्टिमनीज भी यहाँ पर दी हुई हैं। एंड पॉइंट्स टू लोकेशन ऑन अ मैप फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर स्टोलन। ठीक है, और वहाँ पर बेसिकली मैप में वो जगह बताई गई है कि जहाँ से ये चीज़ें चोरी हुई हैं। दिस सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर विल होस्ट एग्जीबिशंस दैट हाईलाइट सक्सेसफुल रेस्टिट्यूशन केसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल लॉस ऑन कम्युनिटीज़। ठीक है, ये जो सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर है, ये मतलब वेबसाइट सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर हो गया, ये होस्ट करेगा एग्जीबिशंस दैट हाईलाइट द सक्सेसफुल रेस्टिट्यूशन केसेस, की जो सक्सेसफुल रेस्टिट्यूशन केसेस हैं उनको ये हाईलाइट करेगा। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रही हैं, और इस तरीके का जो कम्युनिटीज़ के ऊपर कल्चरल लॉस हुआ है चीज़ों के खोने की वजह से, उसके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट के बारे में भी बात करेगा। इट विल ऑल्सो सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट्स, म्यूजियम्स, लॉ इन्फोर्समेंट एंड सिविल सोसाइटी। इन सब के लिए भी, इन सबको साथ लाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया जाएगा। इस म्यूज़ियम को फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया है बाय द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द इंटरपोल। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनलाइन पैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन, तो यूनेस्को का जो ओरिजिनल फाउंडिंग विजन है 1945 में, वो क्या था, ऑफ रेस्टोरिंग फिजिकल स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप के स्कूल्स, लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स थे उनको रिस्टोर करना इनका उस समय का विजन था जब ये यूनेस्को बना था। ठीक है, द बॉडीज पर्पज एज इवॉल्व, इसका जो पर्पज है वो इवॉल्व हो गया है मोस्ट प्रोमिनेंटली इनटू फैसिलिटेटिंग द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। अब आज की डेट में इसका जो पर्पज है वो क्या है कि एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर को प्रमोट करना, कम्युनिकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, और बाकी पर्पस इसके जो आज मतलब इसके साथ जो 194 कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलके इसका क्या पर्पज़ है, रिस्पॉन्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेफ गार्डिंग हेरिटेज। तो ये भी इसका एक पर्पज़ जो है वो आज की डेट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बाकी लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है वो आप यहाँ से आगे को जो आर्टिकल दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो मेन बात एक और है वो ये है, ठीक है, इस म्यूज़ियम में 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो इंडिया की तरफ से भी सबमिट किए गए हैं। 9th सेंचुरी के सैंडस्टोन स्कल्पचर्स हैं फ्रॉम द महादेव टेम्पल इन पाली, छत्तीसगढ़। पहला तो एक नटराज फिगर है, ठीक है, जिसमें शिवा को जो है वो कॉस्मिक डांस फॉर्म में दिखाया गया है। वन हैंड रेज्ड इन एश्योरेंस एंड अनदर क्रशिंग अ स्मॉल डेमन, सिम्बलाइजिंग द ट्रियम्फ ऑफ नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। हिज बुल माउंट नंदी गेजेज अपवर्ड्स reinforcing शिवाज रोल एज बोथ प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। ठीक है, जो नटराज फिगर होती है वो उसकी यहाँ पर बात की गई है। सेकंड फिगर जो है वो ब्रह्मा की है, दैट इज़ द क्रिएटर। ये ललित आसन में बैठे हुए हैं, 3 विजिबल फेसेस हैं, 4 आर्म्स में सेक्रेड एम्बलम जैसे कि रोजरी, रोजरी मतलब जो वो जपने वाली माला होती है, ठीक है, वो है, वेदास उनके हाथ में है, और उनके पैरों पे, उनके चरणों में एक गूज है जो कि विजडम एंड क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये 2 ज़रूर याद रखेगा कि इंडिया ने जो यहाँ पर सबमिट किए हैं। और बाकी जो मैंने आपको बता दिया अबाउट दिस न्यू वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल से जो आज हमें डिस्कस कर रहे थे, मैं ये वाला आर्टिकल आपके साथ एक शेयर करूँगा, इसको भी एक बार आप देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले
मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप प्रीलिम्स 2026 का पेपर देने वाले हैं यूपीएससी का, तो जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज़ में आप लोग ज़रूर एनरोल करें। अवेलेबल ओनली एट 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। टोटल 51 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, और कल से यानी कि 15 अक्टूबर से जो टेस्ट हैं वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर कोई क्वेरी या कोई डाउट है, तो 9150449990 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स या क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 नवंबर से हमारे CSET लाइव क्लासेस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ नाउ अवेलेबल एट 1299, ठीक है, क्योंकि प्राइस इसका बढ़ चुका है। अभी भी बैच की स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स है, तो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। और नंबर वही है, अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ध्यान रखिएगा, ओनली व्हाट्सएप नंबर। क्लियर? चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। साथ ही साथ आप हमारा जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी इसको टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।